हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। कुछ पोस्टुलेट्स मेन पॉइंट्स हम लोग देखे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और उसमें से मेन था कि एक एटम के तरह ही मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल्स होते हैं सर्टेन एनर्जी का, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कम्बिनेशन से बनता है, और यह जो एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन है दो प्रकार से हो रहा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था, सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब वे ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होते हैं इन द बॉन्ड रीजन, and anti-bonding molecular orbitals are those which have zero electron density in the bond region। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कम्बिनेशन में भाग लेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बन रहे थे। अब इसके बाद का जो पोस्टुलेट है कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी while the anti-bonding molecular orbital has higher energy than the participating atomic orbitals। कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कम्बिनेशन में भाग ले रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो उसमें से जो दो प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बोल रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि वह अपोजिट सिमेट्री वाले ऑर्बिटल या वेव फंक्शन से बनता है। इसको हम लोग यदि डायग्राम से समझें तो ऐसे मान लो कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, इधर भी एनर्जी है, और मान लें कि यहाँ कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है ऐसा, वैसे इसी के बराबर यहाँ भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी अभी सेम मान लिया गया है। एओ एटॉमिक ऑर्बिटल, यह भी एटॉमिक ऑर्बिटल एओ। अब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लीनियर कम्बिनेशन में भाग लेंगे तो बताए कि दो प्रकार से लीनियर कम्बिनेशन हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन वाला से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सब्ट्रैक्शन वाला से एंटी बॉन्डिंग। तो लीनियर कम्बिनेशन में भाग लेंगे तो दो ऑर्बिटल बनेगा, क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल दो हैं, दोनों में से एक का एनर्जी कम होगा, जो ये दोनों के नीचे बनेगा, नीचे बने एनर्जी कम, और एक का एनर्जी ज़्यादा होगा जो ऊपर की ओर बनेगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा। तो जिसका एनर्जी कम है वह कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यदि एनर्जी के सीक्वेंस पे अरेंज करो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मिनिमम एनर्जी, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल का, और सबसे ज़्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इस एनर्जी सीक्वेंस को याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आता है। ऐसे ही करके 3-4 सीक्वेंस दिए हुए रहेंगे, तो आप याद रखोगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, उससे कम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, और उससे भी कम एनर्जी होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे। अब ये तो एनर्जी की बात हुई, अरेंजमेंट हम लोग देखे कम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते थे, उसी प्रकार से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ऑर्बिटल किसी भी प्रकार का हो, आइदर एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, या जो भरे जाते थे हाइब्रिड ऑर्बिटल में, या फिर जो हम लोग भर रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में भरने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में पढ़े। क्या क्या पढ़े? ऑपाओ प्रिंसिपल,
पॉलिज प्रिंसिपल और हुम्स रूल। क्या बोलता है तीनों, ज़रा ध्यान देना है। मान लो या नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, ऐसे कई ऑर्बिटल्स हैं ऐसे। तो सबसे पहले अफबाव की बात करें तो अफबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सबसेल में पहले भरा जाएगा। तो यदि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है तो नीचे वाला का एनर्जी कम है, ऊपर वाला का ज़्यादा, तो ये कम वाला पहले भराएगा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन को भरना है तो सबसे पहले या जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है उसमें भरा जाएगा। दिस इज अफबाव प्रिंसिपल। उसके बाद पॉलिज प्रिंसिपल क्या बोलता है, पॉलिज प्रिंसिपल क्या बोलता है या हुंड्स क्या बोलता है। पहले हुंड्स की हम लोग बात करें तो हुंड्स में जैसे मान लो कि यहाँ 2 ऑर्बिटल्स हैं ऐसे, या और भी ऑर्बिटल्स है 3 मान लो, यहाँ ऐसे रहने दो। तो हुंड्स रूल क्या बोलता है, हुंड्स रूल बोलता है कि यदि एक से ज़्यादा वैसे ऑर्बिटल्स हों जिनका एनर्जी बराबर है, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, तो पहले एक एक करके सिंगली, और जब एक एक करके सारे ऑर्बिटल भर जाते हैं उसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो मान लो कि यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं डीजेनरेट, तो इलेक्ट्रॉन को पहले ऐसे एक एक करके भरा जाए, और जब एक एक करके सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे उसके बाद आगे होगा। अब 4 रहेगा तो फिर यहाँ से पेयरिंग होगा ऐसा। तो यह हुंड्स रूल था। तो अफबाव प्रिंसिपल कि लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। हुंड्स रूल कि यदि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को पहले एक एक करके भरेंगे और उसके बाद पेयरिंग करेंगे। और तीसरा था पॉलिज प्रिंसिपल। तो पॉलिज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विथ अपोजिट स्पिन। An orbital can accommodate maximum of 2 electrons with opposite spin so that each electron in the atom has unique set of quantum number। तुम देखिए हम लोग कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहेंगे, ताकि ऐसा करने से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर यूनिक हो जाएगा, स्पेशल हो जाएंगे। वे 2 से ज़्यादा रहेंगे तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत मतलब रिपल्सन वगैरह वाला फैक्टर आ जाना है। तो यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर इस 2 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ भरा जाएगा हाइयर एनर्जी वाला ऑर्बिटल में। तो ये 3 रूल जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनों को बांटने के लिए ये एप्लीकेबल होंगे, चाहे किसी भी प्रकार के ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को भरो, एटॉमिक ऑर्बिटल हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, सब केस में ये तीनों रूल जो हैं एप्लीकेबल होंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों को जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग भरते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो 2 प्रकार के हुए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ऑफ 2 टाइप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वे इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वे इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और उसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वे कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वे क्या कहलाएंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसा। तो द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इनटू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स and the electrons which are filled into anti-bonding molecular orbitals known as anti-bonding electrons। ऐसे 2 प्रकार के। और इलेक्ट्रॉनों को भरना कैसे है तो उसके लिए तीनों रूल हम लोग पढ़े हैं उस आधार पे। अब अगला जो इसमें है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन the 2 atoms, between the 2 atoms in a molecule or ion is called bond order। कि एक मॉलिक्यूल या आयन में उसके 2 एटम के बीच कितना कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड का संख्या क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है।
समझे इस बात को। कोई भी मॉलिक्यूल होगा वह मॉलिक्यूल डायटॉमिक हो सकता है, पॉलीएटॉमिक हो सकता है, तो उसमें एटम्स के बीच बॉन्ड्स होंगे और उसमें से सारे एटम्स के बीच के बॉन्ड को नहीं देखना है, बल्कि दो एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है, तो वही बॉन्ड का संख्या कहलाएगा उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर। अब एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वह कुछ इस प्रकार से, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल, the bond order of a diatomic molecule can be calculated by the formula, can be calculated by the formula। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2, where NB is the number of bonding electrons and Na is the number of एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो यह फॉर्मूला केवल डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा NB माइनस Na/2। अब जो यह बॉन्ड ऑर्डर है, यह बॉन्ड ऑर्डर 0 हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर कोई नॉन जीरो होल नंबर हो सकता है। ऐसा बॉन्ड ऑर्डर में भी 0, फ्रैक्शनल, नॉन जीरो होल नंबर। तो नॉन जीरो होल नंबर मतलब ऐसे 1 2 3 ऐसे करके भी हो सकता है, फ्रैक्शनल मतलब 0.5 1.5 2.5 ऐसे भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ऐसा। तो अब जैसे बोलोगे कि अभी आप बताए कि बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ठीक है, 2 एटम के बीच एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब यह बॉन्ड ऑर्डर 0.5 1.5 2.5 ये क्या बतलाएगा? ऐसे किसी एटम के बीच आधा बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो यह पॉइंट वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या बतलाएगा? तो यह जो पॉइंट वाला बॉन्ड ऑर्डर है यह एवरेज बॉन्ड ऑर्डर होता है। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है आगे एग्जांपल देखा जाएगा, लेकिन ये जानो कि यह 2 एटम के बीच का एग्जैक्ट बॉन्ड नहीं है, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं सबके लिए वह एवरेज बॉन्ड ऑर्डर है। और इस 0 बॉन्ड ऑर्डर की क्या करें हम लोग? तो 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर मतलब 2 एटम के बीच कितना कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप बोल रहे हो यहाँ से 0 बॉन्ड ऑर्डर, तो 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब तो फिर हो गया कि नो बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, कि 2 एटम के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो जब 2 एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं होगा तो क्या ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो पाएगा? मॉलिक्यूल तो तभी बनता है जब एटम कंबाइन करते हैं। तो एटम कंबाइन करने का मतलब कि एटम के बीच बॉन्ड बनता है। अब यदि 2 एटम के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है तो आपस में कंबाइन ही नहीं करेंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से क्या हम लोग सीखे कि यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इसका मतलब वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में उसके एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं होगा। और एटम के बीच बॉन्ड नहीं होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन फिर कैसे हो पाएगा? इसमें नहीं हो पाएगा। अब यह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है या बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इन सारे फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई आएंगे तो इसको आप भूलोगे नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत। अरे जाहिर सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितना बॉन्ड है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब 2 एटम के बीच 1 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब 2 एटम के बीच 2 बॉन्ड। तो अब यदि 2 एटम के बीच 2 बॉन्ड है, ऑब्वियसली वह ज़्यादा मजबूत होगा एक सिंगल बॉन्ड से। तो बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड करेगा बॉन्ड का मजबूती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बॉन्ड जितना मजबूत होगा तोड़ने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा बॉन्ड का मजबूती होगा मतलब एटम जितना मजबूती से आपस में जुड़े होंगे, तोड़ने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसका मतलब कि वह स्पीशीज उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। तो यह बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी। लेकिन यह जो बॉन्ड लेंथ है यह इन्वर्सली होगा, क्योंकि बॉन्ड यदि मजबूत होता है भाई तो छोटा होता है, और यदि बॉन्ड कमज़ोर है तो लंबा होता है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कोरिलेट करोगे कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। और इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखें, सारा कुछ क्लियर हो जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ हम लोग लिखे मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और फिर यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे करके। तो मॉलिक्यूल में हम लोग लें F2 मॉलिक्यूल, F के बीच एक बॉन्ड होगा, F2 मॉलिक्यूल। फिर लो O2 मॉलिक्यूल, O के बीच डबल बॉन्ड होगा। और फिर लो N2 मॉलिक्यूल, N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग कंसिडर किए, F2, O2, N2। यहाँ फ्लोरीन के बीच एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3 क्या बढ़ रहा है तो बॉन्ड का लंबाई घटेगा। 142, 121 एंड 110 सारे पिकोमीटर में है ऐसा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करोगे तो 158, 495 एंड 945। अब इस सबको मिलाओ। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा N2 का है मतलब इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर F2 का है तो इसका बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देख लो, एक बॉन्ड ऑर्डर है तो तोड़ने में एनर्जी लग रहा है 158, 2 है तो 495 और 3 है तो 945 बढ़ गया। ये सभी डाटा किलो जूल पर मोल में है ऐसा। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो यदि आपको अब यहाँ से कोई पूछे कि F2, O2, N2 इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, क्या बोलोगे? N2। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, और बॉन्ड लेंथ का उल्टा है। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है F2 का तो बॉन्ड का लंबाई सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है N2 का तो बॉन्ड का लंबाई सबसे कम है ऐसा। तो यही था, इस डाटा को दिया गया है ताकि ये जो पॉइंट्स अभी हम लोग कंसिडर किए इस पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर पाएँ डाटा के आधार पे। तो मेन बात आप याद रखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या एक्सप्लेन किया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो एक तो यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, दोनों में से कोई भी थ्योरी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है, लेकिन यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेबिलिटी की भी बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिस प्रॉपर्टी को पीछे के 2 थ्योरीज मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वह है सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं एक मैग्नेट में, और इस मैग्नेट के अगल बगल अब यहाँ से एक फील्ड बन जाना है ऐसा, जो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप किसी सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखो ऐसा। अब यदि उस सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और वह सब्सटेंस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उसका अट्रैक्शन हो, तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे ही कोई सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें और या मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो बल्कि उससे दूर जाए, रिपेल हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, substances are classified as paramagnetic and diamagnetic। कि if a substance is attracted by the external magnetic field, it is called paramagnetic substance, and if a substance is weakly repelled by the external magnetic field, it is called diamagnetic substance। अब यह अट्रैक्ट कब होगा, रिपेल कब होगा, तो इसके लिए सब्सटेंस के पूरे बिहेवियर को जानना होता है। कोई भी सब्सटेंस है तो हर सब्सटेंस के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट के चलते प्रोड्यूस होता है हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी सब्सटेंस है सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे अंदर भी है, कोई मार्कर पेन है इसके अंदर भी है, क्योंकि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उनका मूवमेंट के चलते जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, ये जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबक लगा रहा है उसके डायरेक्शन के इक्विवेलेंट हो, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो इस केस में यह सब्सटेंस चुंबक की ओर अट्रैक्ट होगा और वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। लेकिन सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन बाहर जो फील्ड लग रहा है उसके डायरेक्शन के अपोजिट हो ऐसा, तो इस केस में यह सब्सटेंस रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड से और वो कहलाएगा डायामैग्नेटिक। तो इफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। And if the induced magnetic field has a direction opposite to that of applied magnetic field, the substance get repelled by the external magnetic field and it is diamagnetic in nature। तो इस आधार पर हम लोग समझते हैं। अब इसके लिए आप हर सब्सटेंस को तो चुंबक में सटा के नहीं देखोगे, या फिर आप कब जानोगे कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है कि यह सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक, या सब्सटेंस कहने का मतलब कोई मॉलिक्यूल आयन वगैरह है, पैरामैग्नेटिक ओनली व्हेन इट कंटेन्स वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई मॉलिक्यूल या आयन पैरामैग्नेटिक है कब, यदि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक या अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तब। उसी प्रकार से एक सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होगा कब, ओनली व्हेन इट कंटेन्स only paired electrons in its molecular orbitals। एक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा जब उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक या ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है। और एक सब्सटेंस डायामैग्नेटिक होगा जब उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड नहीं बल्कि केवल पेयर्ड हो। देखो, इसमें केवल अनपेयर्ड हो सकता है या पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ केवल पेयर्ड होंगे
ये नहीं कि यहाँ सब अनपेयर्ड ही होगा, नहीं, सब अनपेयर्ड भी हो सकते हैं और कुछ पेयर्ड और कुछ अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है ऐसे। तो खैर एक आध गो अनपेयर्ड भी आ गया तो वह पारामैग्नेटिक, और सारे पेयर्ड हैं तो फिर वो क्या कहलाने वाला है वहाँ से डायामैग्नेटिक। समझे इस बात को। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना अधिक होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना अधिक होगा उस मॉलिक्यूल का पारामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उसमें पारामैग्नेटिज्म उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि कुछ ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन को समझेंगे, कुछ ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग समझेंगे। चूँकि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता ही है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले एस एस कॉम्बिनेशन, एस एस कॉम्बिनेशन मतलब दो एस ऑर्बिटल का आपस में कॉम्बिनेशन हो तब किस प्रकार से बनेगा उसको समझते हैं। तो मान लो कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ एक ऑर्बिटल मान लो एस ऑर्बिटल, एक और मान लो एस ऑर्बिटल, या प्लस साइन सिमेट्री को बता रहा है एस। अब यहाँ से जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो दो प्रकार से होगा, एक हो जाएगा एडिशन LCAO और एक होगा सब्ट्रैक्शन LCAO। तो जब ये दो एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप के हैं दोनों का एडिशन लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो जो ऑर्बिटल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होगा, ओवल टाइप का, और इसको बोलेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या पढ़ाएगा? सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम है कि जब s के s में भी मान लो कि 1s है ऐसा, तब कि जब दो 1s ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेशन में भाग लिए और एडिशन हुआ तब उस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो कहलाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी प्रकार से जब वे सब्ट्रैक्शन में भाग लेंगे तब जो ऑर्बिटल बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनता है, एक तरफ प्लस देंगे एक तरफ माइनस देंगे ऐसा, और यह कहलाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, या जो मार्क दिया हुआ रहेगा या एस्टेरिस्क वाला या एंटी बॉन्डिंग को बतलाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। तो आप कोई पूछे कि सिग्मा 1s ऑर्बिटल का कैसा होता है शेप, तो इस प्रकार से सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग का कैसा होता है, तो ऐसा एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस या नोड क्रिएट हो जाएगा ऐसा। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड्स होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जनरली नोड नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ हर जगह होते हैं। तो यह था जब s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो तब, दोनों तरीके से एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। उसी प्रकार से यदि p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की बात करें तब कैसा होगा देखते हैं। तो देखो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यदि दो एटम के ये 3 ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन में भाग लेंगे तो टोटल 6 ऑर्बिटल बनेंगे। नहीं, p सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक और एटम है उसका भी p में 3, तो जब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 6 में से 3 बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 3 बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे। p में जो 3 ऑर्बिटल हैं हम लोग जानते हैं px, py, pz। पीछे बताए हैं कि जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें z को मान करके चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, z को मान करके चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो pz ऑर्बिटल को यहाँ हम लोग प्रिंसिपल मान करके चलेंगे ऐसा। और मान लो कि या नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, प्लस माइनस pz ऑर्बिटल है, z एक्सिस pz, वैसे ही एक और हो जाएगा प्लस माइनस z एक्सिस है और ये भी pz।
अब यहाँ से इसका दो प्रकार का कम्बिनेशन हो जाएगा, एक ही एडिशन वाला हो जाएगा, दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला हो जाएगा। तो जब एडिशन LCA होगा इन दोनों ऑर्बिटल का, तो किस प्रकार का ऑर्बिटल बनेगा, तो ऐसा ऑर्बिटल बनेगा। बीच में प्लस जो कि मेजर लोब के जैसा रहेगा, ये दोनों माइनस। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड सेल का pz ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन हुआ, सिग्मा बनेगा यहाँ से, और यह सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी प्रकार से जब सब्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ क्या बनेगा, तो वहाँ ऐसा बनेगा प्लस माइनस और फिर यहाँ प्लस और ये बड़ा वाला में माइनस, जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। तो जब pz होगा, जब दो pz एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन हुआ और pz में यदि हम लोग 2pz लेकर के चलें तब वह केस आएगा ऐसा। pz में यदि हम लोग यहाँ 2pz लेकर के चले तब इसको आप लिखोगे सिग्मा 2pz और इसको सिग्मा 2pz ऐसे मार्क करके, तो पड़ाएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ये नीचे मैंने इसका एनर्जी कम, ये ऊपर है मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा। तो दो pz ऑर्बिटल मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। उसी प्रकार से अब यदि px और py को मिलाओगे तो चूंकि pz को आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लिए हो तो px py उसके परपेंडिकुलर होगा अब ऐसे। तो अब जो दिखाएंगे हम लोग ऐसा दिखाएंगे, एनर्जी अब दोनों px को लो प्लस माइनस x मान लो px, उसी प्रकार से प्लस माइनस ये भी x हो जाएगा px, और यहाँ से भी अब दो लीनियर कम्बिनेशन हो जाएगा, एक एडिशन LCAO और दूसरा सब्ट्रैक्शन LCAO। तो इस बार ही कैसा ऑर्बिटल बनेगा, तो इस बार जो ऑर्बिटल बनेगा कुछ ऐसा, इस प्रकार का ऑर्बिटल, एक में पूरा प्लस एक में माइनस, मैंने ऊपर में दोनों में प्लस है तो प्लस, नीचे में दोनों माइनस है तो माइनस, ऐसा बन जाएगा इस प्रकार से। अब इसको हम लोग बोलेंगे पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसी प्रकार से जो एंटी बॉन्डिंग के केस में बनेगा वह कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा माइनस प्लस, वैसे इधर से दिखाओगे आप, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कहलाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। पाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो pz का करवाए कम्बिनेशन तो सिग्मा बना रहा था, एक्सिस के अलोंग था, तो जब एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑर्बिटल है तो पाई बनाएगा, सिग्मा तो एक्सिस वाला बनाता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई हो तो पाई बनाएगा, इसलिए यहाँ px के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई को इंक्लूड कर रहे हैं। समझे इस बात को। तो जब px के दो ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन हुआ जो कि परपेंडिकुलर है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसे दो ऑर्बिटल बने, पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। उसी प्रकार से यदि आप इसको y लेकर के चलोगे तो सेम ऐसा ही बनेगा ऐसा, y y, क्यों यहाँ 2py हो जाना है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा ऐसा। तो क्या किया ऑर्बिटल अब बना, इसको ज़रा हम लोग समझते हैं। ऑर्बिटल सब क्या क्या बने इसमें, तो ये जो था px py pz, एक और एटम का px py pz, तो ये pz pz मिला तो दो बना, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2pz, या 2 नहीं लिखे हम लोग बार बार, सिग्मा pz बॉन्डिंग और सिग्मा pz एंटी बॉन्डिंग। उसी प्रकार से ये दोनों px मिले तो क्या बना, पाई px बॉन्डिंग और पाई px एंटी बॉन्डिंग। वैसे ही y वाला मिला तो क्या बना, पाई py बॉन्डिंग और पाई py एंटी बॉन्डिंग। जनरली सेकेंड सेल का हम लोग मतलब कंसिडर करते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए, इसलिए हम लोग 2 कंसिडर करते हैं, 2pz ऐसे करके।
तो टोटल 3 और 3 6 ऑर्बिटल मिले, तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने भी। 6 में से 4 बने पाई सिमेट्री के और 2 बने सिग्मा सिमेट्री के। अब इन सारे ऑर्बिटल्स के एनर्जी सीक्वेंस की यदि आप बात करोगे, सारे ऑर्बिटल्स के एनर्जी सीक्वेंस की यदि आप बात करोगे कि किसका एनर्जी कम होगा किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग देखो ऐसे समझते हैं। तो मान लो कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, ऐसा ही 1 2 3 ऑर्बिटल हुए पी के, इधर भी 1 2 3 ऑर्बिटल हुए पी के ऐसा। अब इसमें से 3 और 3 मिलेंगे तो 6 में 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, तो 3 बॉन्डिंग ऐसे बनेगा, फिर 3 एंटी बॉन्डिंग ऐसे बनेगा। इसको मिला देते हैं कि यही ऑर्बिटल से बना है सब, ऐसा। तो जिसका एनर्जी सबसे कम है दिस इज सिग्मा 2pz। इससे एनर्जी जो ज़्यादा है दीज आर पाई 2px। यदि इस 2p को इसको लोगे तब, और ये हो जाएगा पाई 2py, मतलब पाई 2px पाई 2py का एनर्जी बराबर होता है, डिजेनरेट हो गए। और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ऐसा। तो दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर ऑल। तो इस बात को यहाँ से हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे s ऑर्बिटल का कम्बिनेशन होकर के सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बन रहा था, वैसे ही p का कम्बिनेशन से जो है बनता है। और p के चूँकि सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और टोटल 2 p सबसेल रहा तो 6 ऑर्बिटल्स, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 बॉन्डिंग बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। अभी बॉन्डिंग वाले में सिग्मा का एनर्जी सबसे कम, पाई का उससे ज़्यादा, और एंटी बॉन्डिंग का तो वैसे भी ज़्यादा होगा। लेकिन बताया कि यह जो एनर्जी है यहाँ सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py का यह वैरी करता है। किसी मॉलिक्यूल के लिए यह एनर्जी बढ़ जाता है, ये दोनों का कम हो जाता है। और कब ऐसा होता है, कौन से मॉलिक्यूल के लिए होता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो इससे एनर्जी सीक्वेंस को आप जो है याद रखना, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी के आधार पे जो है आगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने वाले हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, कम्बिनेशन, ये सब कुछ जो है हम लोग यहाँ से देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है थोड़ा सा यह थ्योरी और बचा हुआ है, उसको बतला करके फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए जो है हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।